हेलो। तब शुरू किया जाए। आज है बाबू रीजनिंग टेस्ट 137 और चलिए देखते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले एक काम नहीं किया ना। ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद 8 नहीं है, यानी कि हमको 65 चुनना है। ठीक है, तो 6 5 65 6 5 65 और 6 5 65 नहीं। ठीक है, आंसर होगा कितना? 2 ठो। अब जो इससे जरूरी बात है वो बाबू ये है कि क्वेश्चन मान लीजिए हमारा ऐसा हो, ऐसा हो। अब क्या अब इसका गिनती होगा या नहीं होगा? प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें। चलिए, कुछ लोग नहीं होगा के पक्ष में हैं, थोड़ा हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छा। तो और कुछ लोग हाँ के पक्ष में, वो लोग हाथ उठाएंगे। और कुछ लोग को तो पते नहीं है, इस सबको ये लोग कोई चीज में हाथ उठा नहीं सकता है। ठीक है, चलिए ये भी बढ़िया है। तो सिचुएशन क्या है वो देखिए। आपको हाँ बोलना है कि ना बोलना है हमको कोई मतलब नहीं है। इस स्थिति में आंसर हो जाएगा बाबू 3, जो कंडीशन है अभी। कौन बोला सबसे पहले? यस सर। इस सब में तो नहीं बोला था, नहीं हाथ नहीं उठाने वाला सब। चलिए, प्रश्न में क्या बोला है? ठीक बाद 8 नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला है कि निम्नलिखित श्रृंखला में 3 अंकों के, ध्यान से, निम्नलिखित श्रृंखला में 3 अंकों के ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने संख्या हैं जिनमें 5 के ठीक पहले 6 हो लेकिन ठीक बाद 8 नहीं हो। 3 अंकों के संख्या जिसमें 5 के ठीक पहले 6 हो, ठीक बाद में 8 नहीं हो। 8 नहीं हो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 9 कुछ भी हो सकता है, खाली 8 नहीं हो। तो 3 अंकों का संख्या क्या ऐसा बोला? अगर बोल देता तब बाबू इसका गिनती नहीं होता। नहीं बोला है तो इसका गिनती करेंगे। क्लियर? किसी को कुछ बोलना है अब ये बोल लीजिए। खत्म, आगे बढ़िए, बाय बाय टाटा। नेक्स्ट सवाल। किसी व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए किसी आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी मां। एक आदमी ने एक महिला से कहा, किसी व्यक्ति की ओर संकेत करते, व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। महिला के पिता की इकलौती बेटी, तो वो महिला खुद ना हो गई। अब किसी महिला को कहिएगा
कि तुम अपने पिता की इकलौती बेटी और तुम ही जो इसकी कौन है, माँ है। तो बाबू दोनों महिला एक ही ना हुआ, यानी कि व्यक्ति के लिए कौन है, माँ है। तो लिखा है वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला उस व्यक्ति की कौन है, माँ है। ऑप्शन 2 नंबर। कोई डाउट? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मिटा दें। कौन कौन इस क्वेश्चन को बनाए हैं, सवाल मेरा पहले ये है। और बनाए हैं तो 1 नंबर आंसर कितने लोग दिए हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। यानी कि 1 नंबर वाला कौन कौन था जी, कोई नहीं। आप थे क्या जी, व्हाइट टी शर्ट वाले? हाथ उठाते उठाते छोड़ दिया आप, इसीलिए पूछ रहे हैं। आप हैं या नहीं हैं, तो हम डिस्कस करेंगे फिर उसको, इसीलिए बोल रहे हैं। आप व्हाइट टी शर्ट पहन ला, आपके बगल वाला। हम बोले हैं कि 1 नंबर आंसर कौन टिक किया, 2 नंबर कौन टिक किया, 3। हाँ, इसी क्वेश्चन का 1 नंबर। चलिए, तो देखिए सबसे पहला चीज बाबू समझाने का कोशिश करते थोड़ा इसको अलग ढंग से। अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो हम जानिए रहे अच्छा होगे करेगा, और क्या। किसी थैले में उतने ही आम हैं जितने की संतरे। तो अब आप बताइए, उतना ही आम है जितना की संतरा, साइज एक, रंग एक, की गिनती एक? गिनती में ना, मान लीजिए 10 गोई 10 गोई, देखो मतलब कह रहे हैं। आमो नारंगी लिख दें, आम संतरा नहीं, संतरा आम। जितने आम है उतने ही आम है जितने संतरे। 3/4 फल पीले हैं, आम का भी कुछ पार्ट पीला होता है, तो 3/4 फल पीला है। अब देखिए इधर वाला बाबू 3/4 हो गया। अगर हम ऐसे रंग दें मान लीजिए, तो क्या होगा जानते हैं, ये लाल वाला, सॉरी आम वाला आधा पीला आधा जो रंग होगा वो रंग, और संतरा तो पूरे के पूरे पीला हो जाएगा। क्या जरूरी है कि ऐसा ही कंडीशन हो, जरूरी तो नहीं है। अब बताइए 3/4 पीला और 1/4 का क्या है, नहीं जानते हैं। अब तो दोनों तरफ, आमों के तरफ और संतरा की तरफ भी, ठीक है। फलों में से आधे फल पके हुए हैं, हम पिलके को मान दीजिए पका हुआ है, पका हुआ, सॉरी रुक जाइए रुक जाइए, कलर इसका बदल देते हैं थोड़ा सा। पका हुआ, इधर वाला पका, इधर वाला पका हुआ नहीं है, लिख देते पका नहीं, पका नहीं, हो गया। फलों में से आधे फल पके, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित ही सही है, निश्चितता का बोध भी कराना हमको। सभी आम पके हुए हैं, सभी संतरे पके हुए हैं, कम से कम आधे संतरे पीले हैं, ठीक है, आधे आम पके हुए हैं, आधे आम पके हुए हैं।
आधा आम तो पका हुआ है। हाँ, संतरा के बारे में लिखा नहीं ना, 1 मिनट एक और। कम से कम आधे संतरे पीले हैं, कम से कम आधे संतरे पीले हैं, ठीक है, गलत में चल जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें सबसे जरूरी चीज जो है वो है डायग्राम। मैंने ये डायग्राम भी बनाया है, ये भी बनाया है, ये भी बनाया है। हो सकता है इसका रूप दूसरा भी हो जाए, थोड़ा ना थोड़ा, ठीक है। इसीलिए कन्फर्मेशन यहां पर जो लिख रहा है वो नहीं कर सकते हैं। कम से कम आधे संतरे पीले हैं, यही वाला सही होना चाहिए। आगे, ठीक है। एग्जाम में कैसे पता चलेगा सवाल सही है? कोशिश बाबू यही करिएगा, अगर एग्जाम में इस टाइप का सवाल आएगा ना तो ऐसा ही डायग्राम से बनाने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा जरूर पता चलेगा, ठीक है। और इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है तो बोल सकते हैं, अभी आगे बढ़े। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले डायग्राम में कंफर्म नहीं ना है। 1 मिनट, डायग्राम कंफर्म है का? अगर सब पीला को इधरे कर देते तब, तभी तो होता फलों में से आधे फल पके हुए हैं, फलों में से आधे फल पके हुए हैं ना कहा है, तो आम भी सारा संतरे पक गया पहले, ठीक है, बात समझ में आया? हाँ जी, पीछे से आप कौन सा मान कैसे ले हम कुछ भी, वही तो हम भी कह रहे हैं, कैसे माने? 8 और 8 से हो जाएगा? रुक जाइए रुक जाइए, तो 8 मानेंगे तो दूसरा संख्या भी मनाया जा सकता है ना, तो फिर तो वही गड़बड़ होगा ना। हाँ, चलिए मान लीजिए 8 फल, तो 4 इधर 4 इधर, 16 फल, 8 इधर 8 इधर, उसके बाद क्या किए? बारह को पीला हो गया। हाँ, 8 पका हुआ है, बनाइए, अभी बताइए, वही तो हम कर रहे हैं। हाँ, तो ये 8 को किधर जाएगा? तो वही बात तो हम भी तभी से इसको कह रहे हैं कि फल पके हुए हैं और आम पके हुए में अंतर ना है। फल पके, हम सारा संतरे को पका दिए, बात समझ में आया? सारा संतरा भी तो पक सकता है ना, क्लियर? चलिए आगे अब। हम्म, PELE PHONE SOT -1 D और E -1 L और K -1 E और D -1 P और O -1 H और G -1 O और N -1 M और N -1 E और D -1, ठीक है, सब में -1 किया गया और आंसर लगा दीजिए 4 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन बाबू 2 नंबर, ठीक है। अजी आज विद्यार्थी सब लगातार हमको मैसेज भेजा था, आज टेस्ट होगा कि नहीं, टेस्ट कोई अफवाह हो रहा था क्या जी? क्या चीज में छुट्टी बोले थे? वो तो उसका गलती है, वो हमरा से पूछा सर बिहार एसएससी में छुट्टी है तो इसमें भी है क्या, तो बोले थे नहीं, तो हुआ ना, कभी पूछा ना। और तुम छुट्टी का देखिए, अगर आप लोग को छुट्टी चाहिए तो कह दीजिए, अपना अपना मन से छुट्टी कर सकते हैं आप लोग। नहीं, हमको नहीं आना है तो नहीं आए, हो गया छुट्टी हमरा।
35796, 3 और 4 प्लस 1, 5 और 4 माइनस 1, 7 और 8 प्लस 1, 9 और 8 माइनस 1, 6 और 7 प्लस 1। तो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 किया गया है। तो बाबू 4 में प्लस 1 करिए तो 5, 6 में माइनस 1 करिए तो 5, 8 में प्लस 1 करिए 9। बिल्कुल सही, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला सवाल। क्विक सिल्वर इस शब्द में के और आर के ठीक बीच के अक्षर से जितना सी दूर है, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से उतनी ही दूरी पर कौन सा अक्षर है? के और आर से सी जितना दूर है, के और आर के ठीक बीच के अक्षर से। अच्छा, के और आर, एक 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 एक, इससे सी कितना दूर है? 1 2 3। सी और एल के बीच में 3 गो लेटर है, यही ना? तो अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से यानी कि ए से उतनी ही दूरी पर कौन सा अक्षर है? ए से उतनी ही दूरी पर बी सी डी ई, 27 26 25 24, एक तरफ डब्लू एक तरफ ई। ठीक है, दोनों ऑप्शन में दे रहा है जी। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से उतनी ही दूरी पर कौन सा अक्षर स्थित है? तो सी से एल आगे है। रुक जाए 1 मिनट। उस अक्षर से के और आर के ठीक बीच के अक्षर से सी उतनी ही दूर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से उतनी ही दूर है। हाँ जी ठीक है। एल से सी उतना दूर है यानी कि 1 2 3 4। एल से सी जो है 4 पीछे है, माइनस में 4 है। उसी प्रकार से ए से माइनस में 4 कौन गया? डब्लू। जिसको बोलना है बोल लीजिए, अभी कुछ बोलना है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल। 18 लड़कों की पंक्ति में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। 18 लड़कों की पंक्ति में जब प्रकाश अपने स्थान से बाईं ओर को 2 स्थान खिसक गया तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। बाएं सिरे से 7वां हो गया कब? जब वो खिसक गया तब, यानी कि पहले वो बाएं सिरे से 9वें नंबर पर था। ठीक है, कतार के दाएं ओर से उसका पहले वाला स्थान कौन सा था? तो कतार के दाएं छोर से उसके पहले वाला स्थान 9 - 1 बराबर 8। 8 में 10 जोड़ दीजिए 18। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। दिक्कत है तो बोल लीजिए। खत्म, मिटा दें। अंग्रेजी वर्णमाला में एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? एम के ठीक बाईं ओर एल अक्षर होगा, और क्या होगा? लिखा गया, यदि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए? पूरब। ठीक है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। ओ दक्षिण पूर्व था जी। दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और ऐसे ही चलते रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर को नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा। अब रहा इसमें कि सर पढ़ते पढ़ते आंसर आ गया, बड़ा बढ़िया लगा, हम लोग को भी बता दीजिए।
ई बाबू ईस्ट गया 45 डिग्री खिसका, तो यहां पर वाला तो 45 डिग्री खिसकेगा, तब ना फिर 45 डिग्री, तब फिर ये भी 45 डिग्री, फिर ये भी 45 डिग्री। एक आध गो कतार में रहता नहीं खिसकता, ऐसे कर मारा मुक्का फट से आगे खिसक गया। मारे हैं कभी ऐसे करके पीठ में? बड़ा चोट लगता है यहाँ पर, फट से लगता है, ऐसे करके मारे फुट से खिसक जाएगा वो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम खड़ा रहेंगे और हमको कोई खिसका नहीं सकता है, तो शाम में आज मुसल्लफपुर वाला रोड के बीच में खड़ा हो जाइएगा, ठीक है, वही 5:30 बजे के आसपास। उसके बाद देखिएगा 10 मिनट बाद आप अपने आप को कहां पाते हैं, ठीक है। खिसकना किसको कहते हैं यही पता चलता है रियल में। तो जब बाबू सब खिसका, तो यहां से नॉर्थ वेस्ट भी ना आगे खिसका, तो यहां पहुंचा, तब ना नॉर्थ यहां पर पहुंचेगा, तब ना नॉर्थ ईस्ट यहां पर पहुंचेगा। सब ना 45 डिग्री खिसक गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो हम फिर से बताएंगे। नहीं आया? देखिए आप लोग को है लाइन खींचने वाला आदत लगा हुआ, समझे, हम वही खींच देते हैं, काहे आप लोग को कुछ, हम सोचते हैं जल्दी वाला सीखिए, तो आप लोग सोचते हैं ना गड़बड़ा जाएगा कहीं, तब क्या जी, है ना। ये नहीं सोचते हैं कि गड़बड़ाते गड़बड़ाते तो 4 साल से एग्जाम नहीं हुआ है। अब जो 4 साल से सोचता सीखने के बारे में तो जरूर कंठस्थ हो गया रहता है। अभी वो मौका है, सीख लो। दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, जो एग्जाम हो जाए ना तब का ना एग्जाम हो गया, ठीक है। नहीं तो बिहार एसएससी बाबू एग्जाम हो के कैंसिल होता है, पता नहीं है। हम रेलवे वाला का कह रहे हैं, सीखो कुछ नीतीश कुमार से। दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब को क्या कहा जाए? पूरब। किसका 45 डिग्री? दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, किसका 45 डिग्री? दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए? दक्षिण कहा जाए। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का उल्टा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट यहां पर, नॉर्थ ईस्ट का उल्टा साउथ वेस्ट। किसके बारे में पूछा? नॉर्थ के बारे में। उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े अब। 9 के बाद मैं कल आपके कार्यालय आऊंगा, इसको कहते बाबू कॉन्फिडेंस, ठीक है। आएंगे हमको, जो करना है कर लीजिएगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस, ठीक है। मैं कल जीवित रहूंगा, वो बिल्कुल कंफर्म है, रहेगा ही रहेगा। क्या थोड़ा काले से आ जाएगा? उसका विश्वास ही इतना पक्का है, ठीक है। हम एक तो आया था 21 दिसंबर 2012 को दुनिया तबाह हो जाएगा, आप लोग भी सुनबे किए होंगे। कुछ छोटक्की छोटक्की सब होगा, उस सबको याद भी नहीं होगा, मतलब जो कम उम्र का होगा। तो कितने लोग जानते हैं यह बात? 21 दिसंबर 2012 को दुनिया तबाह हो जाएगा। उस समय हम पटने में रहते थे, हम सोचते थे अगर मान लीजिए सही में तबाह हो गया, तो फिर ये जो 2020 वाला जो प्रोग्राम है डेवलपमेंट भारत वाला, वो कैसे पूरा होगा। हमारा दिमाग में बस यही एगो बात चलता था कि विकसित भारत का सपना कैसे पूरा होगा, क्योंकि उस समय में बाबू बहुत जोर शोर से इस पर काम चलता था, ठीक है। 2012 सब के समय में विकसित भारत पर आजकल सही में कार्य चल रहा है। पहले कार्य का सिर्फ चलता था कि हाँ कार्य होना है, होना है। तो आइए
मैं कल आपके कार्यालय आऊंगा, तो इसका कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं कल जीवित रहूंगा, और यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। आप कल अपने कार्यालय में होंगे, इस बात का गारंटी नहीं है। सरकार जब वो बोला है कि आऊंगा, तो आप आइए ना, हम आपको मना थोड़ी किए हैं, हम मिलेंगे तब ना, वो आपका मन है, आप आइए, हम मिलेंगे तब ना आपको। आप कह के चले गए कल आते हैं 10 बजे, आपकी मर्जी, आपका है जगह, आइए, हम रह भी नहीं करेंगे, ठीक है। अगला सवाल, भोजन का स्वाद पोषाहार के अंतर्गत अंतःग्रहण में योगदान देता है, जो कि मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। क्या चीज है? भोजन का स्वाद पोषाहार के अंतःग्रहण में योगदान देता है, यानी कि पोषण करने में, आपके शरीर को पोषने पालने में मदद करता है, जो कि मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। और पोषक तत्व जो है मानव के अस्तित्व के लिए क्या है, जरूरी है। भोजन मनुष्य के स्वाद का आनंद लेने के लिए भोजन लेता है, बिल्कुल ही गलत बात। दूसरा, मानव भोजन के स्वाद का अनुभव करते हैं, जी हां, यह बात सही है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही। कोई डाउट? यदि हम गरीब परिवार के बच्चों के लिए पहले दर्जे की पाठशालाएं उपलब्ध करा सकें और पाठशाला में उचित हाजिरी होना लागू कर सके, तो शिक्षा के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा। यानी कि गरीब परिवार के बच्चे को पहले तो जबरदस्ती लाना है स्कूल, और उसके बाद हाजिरी भी बनवाना। हाजिरी क्यों बनवाना? इसलिए कि बच्चा सही में स्कूल आता है कि बस नाम लिखा के भाग गया, वो भी तो जरूरी है। गरीब परिवार के बच्चे अच्छी पाठशालाओं में नहीं जाते। अब सबसे पहला सिचुएशन है, हमारे प्रश्न में लिखा हुआ क्या है वो बात आप देखिए। यदि हम गरीब परिवार के बच्चों के लिए पहले दर्जे की पाठशालाएं उपलब्ध करा सकें, पहले दर्जे फर्स्ट क्लास स्कूल का उपलब्ध करा सके, तो पाठशाला में उचित हाजिरी होना लागू कर सके, तो शिक्षा के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा। तो गरीब बच्चों के लिए अच्छी पाठशालाओं में नहीं जाते, तो जब अच्छी पाठशाला में नहीं जाता है, तभी तो उससे पहले दर्जे का स्कूल उपलब्ध कराने के बारे में कहा जा रहा है। अगर गरीब बच्चा बहुत अच्छा स्कूल में जाता ही, तो क्यों कहते कि भैया तुम भी स्कूल जाओ और डेली अटेंडेंस बना करके रखना, चेक करेंगे कि तुम आता है स्कूल की डेली की नहीं, ठीक है। गरीब परिवार के बच्चे नियमित पाठशाला नहीं जाते, इसीलिए तो अटेंडेंस पे डेली हाजिरी का बात रखा गया है। तो पहला और दूसरा दोनों क्या है, सही है। यही इसी को कहते हैं डिसीजन मेकिंग जी, ठीक है। उम्मीदवार अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर होना चाहिए। 1/8/90 को उम्मीदवार 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो और 26 वर्ष से अधिक ना हो। उम्मीदवार ए और बी के मानदंड को पूर्ण करती है तो उसे लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जो ए और बी पास करेगा वही लिखित परीक्षा में जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवार को 60% अंक होना चाहिए। यदि उम्मीदवार ऊपर निर्दिष्ट मानदंड को पूर्ण करते हो तो उसे ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। बहुत बढ़िया है, चलिए खत्म, आगे बढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। क्या लिख रहा है देखिए, सुमीना ने स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है, और स्नातकोत्तर मतलब होता है बाबू पीजी, और स्नातकोत्तर का कोई कंडीशन भी है? स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र से स्नातकोत्तर होना चाहिए, ठीक है। और अर्थशास्त्र से है कि नहीं ये बात तो पता करना पड़ेगा। सुमीना ने स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की वो तो ठीक है, लेकिन कौन विषय से की है वो पता चला? वो तो हमको तो पता नहीं चल रहा, आगे देख लेते कहीं अर्थशास्त्र लिखा हुआ हो कहानी। क्या एज तो बाद में, आंसर देने के लायक तभी ना हो जा रहा है। क्या आंसर होगा?
उम्मीदवार चयन चुना जा सकता है, उम्मीदवार चुना नहीं जा सकता है। यही हो जाएगा आंसर इसका 2 नंबर। कोई डाउट? चलिए आगे। अब रहा कि कुछ विद्यार्थी इतना होने के बावजूद छोड़ेगा नहीं क्वेश्चन को। कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रहा है, 2-3 बार जांच कर लेते हैं। मतलब फाइनली सोच के बैठा है कि हमको अपना समय खुद से बर्बाद करना ही करना है। ठीक है। 23 वर्षीय विनोद ने अर्थशास्त्र स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। कितने वर्षीय ने? 26 साल तक का उम्र था, 23 उम्र पास। ABCDEFG अच्छा ना, ABCDEFG और H है ना। तो क्या लिखा इसमें? 2 नंबर पास हो गया है ये। और अर्थशास्त्र की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है, ये भी पास कर गया ये। अब इसको सी के लिए बुलाया जाएगा, लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि लिखित परीक्षा ही बुलाया जा चुका है। अब देखिए, लिखित परीक्षा व ग्रुप डिस्कशन में उसे क्रमशः 65 और 55% मिले हैं। लिखित परीक्षा में 60 चाहिए, पास कर गया डी, और ग्रुप डिस्कशन में बुलाया गया और ग्रुप डिस्कशन में 50 चाहिए, मिलेगा 55। एफ तक कोई टेंशन नहीं है अब इसको। इंटरव्यू में 35% अंक प्राप्त हुए हैं। अब इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया जी में, और इंटरव्यू में 30% चाहिए, 35 मिल गया, पास। यानी कि इसको नौकरी होना है कि नहीं होना है? आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहा होगा सर वो तो ठीक है, ये हाथ में काहे रखे हुए हैं बाबू, इधर उधर खिसका नहीं न रहे हैं इसीलिए, और कोई बात नहीं है। करतार ने कहा कि ग्रुप डिस्कशन वाला में अरुण सर डिस्कशन करा रहे थे, अरुण सर जी के जीएस कराते हैं डिस्कशन, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। एगो लड़का लिखता है क्या, चाचा पुर्जे देख के बताइएगा। बड़ा खराब लगा हमको। ठीक है। कमेंट बाबू एक ही आदमी पढ़वे करता है, वो हम पढ़ेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है। करतार ने अर्थशास्त्र की स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की, बहुत बढ़िया काम किया, फर्स्ट क्लास। उसकी जन्म तिथि इतना है 64। 1990 तक में चाहिए 26 वर्ष तक। अरे हुआ जी 26 वर्ष तक हार्डली होगा ना, 64 है, 64 30 90 होता है, अति 60 30 90 होता है। ये तो हो गया नहीं जी, 26 साल के आसपास तो आ जाता है जी। 26 साल कुछ महीना होता है, 25 साल कुछ महीना, तब तो यहां तक तो पास है ना ये। यानी कि सी के लिए उसको बुलाया जाएगा लिखित परीक्षा के लिए। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही, 15 का डी। हो गया। सरकार की नीतियों का मूल जोर किसानों को, सरकार की नीतियों का मूल जोर किसानों को मूल्य प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिससे कि वे अधिक अन्न उत्पादन कर सकें। लेकिन कोई मूल्य प्रोत्साहन व्यवस्था क्या सदैव प्रभावकारी ढंग से उपज वृद्धि की निश्चित कराती है कि हमेशा फसल अच्छा ही होगा? यह क्या निश्चितता का बोध है? हमारा दावा यह है कि ये प्रोत्साहन केवल इतना काम करते हैं कि किसानों को दिए गए दामों पर कौन सी फसल अधिक लाभकारी है, इस आधार पर एक से बदल कर किसी दूसरे फसल की खेती करने के लिए प्रेरित कर दे। लेकिन यह सभी फसलों के उत्पादन की बढ़ोतरी को आरंभ करने के लिए पर्याप्त स्थिति नहीं होगी, जैसा कि अपेक्षित है, जैसा कि अपेक्षा किया जा रहा है। ये तो लगता है कुछ कृषि कानून से संबंधित जानकारी दिया हुआ ना जी, पहले वाला कृषि कानून के बाद वाला कृषि कानून, पहले वाला कृषि कानून।
सरकार की नीतियों का मूल जोर किसानों को मूल्य प्रोत्साहन प्रदान कराना है। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जोर किस बात पर दिया जा रहा है कि किसान को मूल्य प्रोत्साहन, यानी कि हतोत्साहित करने वाला प्राइस नहीं, प्रोत्साहन देने वाला प्राइस। मतलब किसान आशा रखे हुए था कि इस बार 10 रुपए किलो मिल जाएगा, और प्रोत्साहन एकदम किसान को 12 रुपए किलो अनाज का दाम मिल गया। बताइए किसान खुश होगा कि दुखी होगा? तो प्रोत्साहन शब्द उसमें जोड़ सकते हैं, हाँ कि ना? किसान को 10 रुपए का आशा था, 6 रुपया में बिका, हतोत्साहित हुआ कि नहीं हुआ? खेती से वह मुंह मोड़ेगा कि नहीं मोड़ेगा? सरकार की नीति का मूल जोर किसानों को मूल्य प्रोत्साहन प्रदान कराना है। मूल्य प्रोत्साहन मतलब प्रोत्साहित मूल्य, खुशी वाला मूल्य, जिससे कि वे अधिक अन्न उत्पादन कर सके और जिससे किसान खुश होगा और अधिक अन्न उत्पादन करेगा। वही 10 का 6 मिल जाता तो हतोत्साहित होता, उत्पादन नहीं करने के बारे में सोचता, आत्महत्या करता है किसान, खेत जला देता है, आग लगा देता है किसान, टमाटर आकर के रोड पर फेंक करके चला जाता है किसान, क्योंकि ले जाने में उसको ज्यादा किराया लग जा रहा है। दुनिया के कोनों कोना में तो है, तुरंत एक से पेंच लगाइए देगा उसमें ही। प्रोत्साहन व्यवस्था क्या सदैव प्रभावी ढंग से उपज वृद्धि की निश्चितता कराती है? क्या प्रोत्साहन जो का व्यवस्था जो है हमेशा क्या प्रोत्साहन देंगे, क्या वो प्रभावी होगा, उपज की वृद्धि की निश्चितता करेगा? जरूरी है? कोई जरूरी बात ये नहीं है। मान लीजिए किसान बहुत खुश, फसल भी लगा खुश, बहुत अच्छा हरियाली है खुश, ओला गिर गया गेहूं कटने से 10-15 दिन पहले, ठीक है, कहानी जय श्री राम, तब क्या करिएगा? इसीलिए निश्चितता का बोध खेती वाले मामले में नहीं कर सकते हैं। अचानक इतना बारिश हुआ कि सारा खेती डूब गया, तब क्या करिएगा? निश्चितता का बोध नहीं करा सकते हैं। हमारा दावा है कि हमारा दावा यह है कि ये प्रोत्साहन केवल इतना काम करते हैं कि किसान को दिए गए दामों पर कौन सी फसल अधिक लाभकारी है, यानी कि यह दाम उतना ही काम करता है, कितना काम कि हम जब किसान को देंगे तो उसको फसल पर लाभ हो, फसल पर लाभ हो, नुकसान नहीं हो। इस आधार पर एक से बदलकर किसी दूसरी फसल की खेती करने के लिए प्रेरित कर दें। अगर आप उसको दूसरे फसल के लिए प्रेरित करिएगा, मान लीजिए कि सरसों पर प्राइस बढ़ा दिए इस बार, तो आदमी क्या करता है, सरसों ज्यादा उपजाने लगता है, अरहर का दाल का दाम ज्यादा बढ़ गया, अरहर ज्यादा उपजाने लगता है, ऐसा भी होता है। इस आधार पर एक से बदलकर किसी दूसरे फसल की खेती करने के लिए प्रेरित कर दे, लेकिन यह सभी फसलों के उत्पादन की बढ़ोतरी को आरंभ करने के लिए पर्याप्त स्थिति नहीं होगी जैसा कि अपेक्षित है। यानी कि यह सभी फसल पर लागू नहीं हो पाएगा, ऐसा ही हमें अपेक्षा कर रहे हैं, यही बात इसका कहना है। चलिए, यह परिच्छेद किसी कृषि वित्त विशेषज्ञ द्वारा लिखे गए लेख में से लिया गया है। तो सही की गलत? सही है। ये जो विशेषज्ञ आदमी होगा वही नहीं इतना डिटेल से लिखेगा जी। अब जैसे कि एक तो है महाराज जी, वो आए, घोषणा कर दी, हाँ जी सभी किसान भाइयों एवं बंधुओं को 6,000 रुपया सालाना मिलेगा, साल में 3 बार 2-2 हजार करके मिलेगा। क्या उसी समय में बोले थे ये बात? शर्तें लागू नहीं ना? स्वतंत्रता दिवस में घोषणा हुआ था ना इस बात का, याद है कि भूल गए जी के जीएस वाला सब? तो उसमें क्या 2,000 रुपया 3-3 महीना पर मिले, 4-4 महीना पर मिलेगा, इतना कंडीशन नहीं ना बताया गया था, खाली इतने ठो ना बात बोला गया था कि 6,000 रुपया सालाना देंगे, ठीक है। बाद में फिर कंडीशन लगा, शर्तें लागू ऐसे 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 ऐसे। तो प्रधानमंत्री महोदय वहीं बैठ करके उसी भाषण में किसान वाला ये सारा बात एक एक पॉइंट से अगर डिस्कस करने लगते तो संभव था, है संभव डिस्कस करना? इसीलिए मोटा मोटी वाला बात कह दिया जाता है, सलमान ने रचाई शादी। अब बात उसमें पकड़ते रहिए कौन सलमान है,
आप कौन सलमान सोचे, लिखा हुआ कौन सलमान है। डायरेक्ट कह दिए कि 6,000 रुपया सालाना मिलेगा, एक बार में मिलेगा कि 4 बार में मिलेगा कि 10 बार में मिलेगा, किसको किसको मिलेगा, वो सारा बात वो एक बार में नहीं ना बता सकते हैं। तो यहां जो लिख रहा है ये, अच्छा ये सब ये घोषणा होने के पहले तो विश्लेषणकर्ताओं ने विश्लेषण किया होगा ना कि हाँ मोदी जी आप 6,000 रुपया जो सालाना कह रहे हैं तो लाइएगा कहां से। तो उधर से दूसरा एगो इकोनॉमिक्स बोला होगा एक काम करिए ना, ये जो खाद पर जो 100 रुपया किलो वाला खाद है उसको आप कहते हैं कि 70 रुपया थी 60 रुपया में ले जाओ, तो उस पर एक काम करिए आप उसको कह दीजिए ना कि 100 रुपया वाला खाद तुम लोगों को 90 रुपया में दे रहे हैं। आप तो ऐसे बोलबे करते हैं कि सबको लगता है कि 90 रुपया तो कोनो बाहरी चीज नहीं है, तो उसमें भी सब मान ही लेगा। तो 20 रुपया 30 रुपया तो इधर से आ जाएगा। एक ठो व्यापार एक ठो खेतीहर किसान तो 1 किलो तो खरीदेगा नहीं, यानी कि जो हम 4 महीना पर उसको 2,000 रुपया देंगे उससे ज्यादा हम सब्सिडी में कमा लेंगे अपना। बात समझ में आया? तो सारा रिसाइकल होता है ना, सब चीज ना घूमता है, थोड़े है कि आपको खाली प्रॉफिट दिया जा रहा है, आप ही से आप ही को आप ही के तरह यहाँ आइए। तो वह सब कार्य कौन करेंगे? तो वह सब कार्य वहां जो आईएएस सब जो बैठे रहते विश्लेषण करता वही सब न करेंगे। लेखक विविध फसलों के अधिक उत्पादन की वकालत कर रहा है। लेखक जो है विविध अलग अलग फसलों का वकालत कर रहा है, सही की गलत? सही है, ये बहुत सारे फसल के बारे में वो बता रहा है। सरकार फसलों के खरीद मूल्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। सरकार खरीद मूल्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। शुरुआते में खरीद मूल्य के बारे में कुछ कहा है, देखिए यहां पर सरकार का नीति है किसानों को मूल्य प्रोत्साहन प्रदान करना, प्रोत्साहित मूल्य देना, तो सरकार तैयार कैसे नहीं है? यह बात बिल्कुल ही क्या हुआ? गलत, डी हुआ आंसर। कथन पूर्णतः असत्य है। परिच्छेद के अनुसार किसान आय के प्रति सजग नहीं है, ऐसा कहीं लगता हो कि 10 रुपया वाला सामान 6 रुपया में बेचने के लिए तैयार है, क्या घाटा लगा के? आय के प्रति सजग सब रहता है, और किसान को भी प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है, इसलिए ना प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि भैया आप फसल ज्यादा से ज्यादा और अच्छा से उपजाइए। आय के प्रति सजग कैसे नहीं रहेगा? बिल्कुल गलत। क्या बोलिए? जानकारी अधूरी है? कैसे? आप पढ़ क्यों रहे हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो आप बोलना चाहते वैसे बोलिए। आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? बस कहानी खत्म। आया क्या ना उसमें? ज्ञान के लिए कौन कौन पढ़ रहा है जिसमें? एक को नहीं है, बस यही कहानी है। नहीं चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं ज्ञान का, हमारा सर नौकरी लगवा दी काफी है, ज्ञान देख लेंगे दूसरा जगह पर। ठीक है, खाली जो किसान जब खेती करता है तो क्या चीज के लिए करता है? आय के लिए ना करता है। हाल ही में फसलों के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी के लिए किसान द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ था। ये कब हुआ जी? ये तो कब हुआ? इधर सुने राकेश टिकैत को डाल दिया इंक जी। हाँ, कहां पर लगाया जी इंक? क्या हुआ? कुछ तोते बंदर हैं। तू ऐसे बोलता है हार्ट अटैक दूसरा का करवा देगा। ठीक है, हाँ 20 का 3 होगा, सी ऑप्शन। और कोई दिक्कत है? सबके सामने ऐसे अचानक जाके नहीं बोलना, सबका हार्ट हमारा तरह मजबूत नहीं होता है। ठीक है, ऐसे इसमें कोई गंगा किनारे जाकर बैठने वाला है कि नहीं जी? हाँ, आप जाते हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा था। हाँ हाँ, जाइए। क्या नहीं, गंगा किनारे बैठ करके टेस्ट नहीं देने के लिए, 2 को काम के लिए जाता है। कुछ आदमी पहले हंसता है गंगा किनारे में बैठ करके खूब बढ़िया से, और उसके 1 आध 1.5 महीना के बाद वही आदमी वहां रोता हुआ नजर आता है।
काहे? जाके बैठो ना, पता चल जाएगा काहे रोता है। कुछ तोते बंदर हैं और कुछ बंदर गीदड़। कुछ तोते गीदड़ हैं, कुछ तोता जो है बाबू वह गीदड़ है, सही की गलत? कुछ गीदड़ तोते हैं, कुछ गीदड़ बंदर हैं, कुछ बंदर तोते हैं। पहला दूसरा गलत, तीसरा चौथा सही। कोई डाउट? मिटा दें? कुछ तोते कुत्ते दरवाजे हैं, कुछ कुत्ता दरवाजा, सभी दरवाजे कुर्सियां। सभी दरवाजे कुर्सियां। कुछ कुत्ते कुर्सी, कुछ कुत्ता कुर्सी, कुछ कुत्ता कुर्सी, सही की गलत? कुछ कुर्सियां कुत्ते, कुछ कुर्सी जो है वो कुत्ते, सही की गलत? सभी कुर्सियां दरवाजे। सभी कुर्सी दरवाजा है क्या? कुछ दरवाजे कुत्ते, कुछ दरवाजा जो वो बाबू कुत्ता है। तो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा सही और तीसरा नंबर गलत। मिटा दें? 22 के बाद ए बी सी डी और ई पांच दोस्त, बी ई से बड़ा है जितना सी लंबा नहीं है। देखिए कल वाला लड़का के याद आ गया। इसमें लंबा भी है और बड़ा भी है। बड़ा मतलब उम्र और लंबा मतलब ऊंचाई। कौन कौन गड़बड़ाए हैं वो अपना अपना समझ लीजिए। बाद में हमारा कल लड़का की तरह डिस्टर्ब ना कर दीजिएगा। कल नहीं आए थे आप? कल तो सुनेबे किए थे हम। पूरा ऊंचा और छोटा में कुछ पते नहीं चलता था, बार बार एक ही सवाल पूछ देता था, सर ऊंचा होगा का ही नहीं। आज नहीं समझा, आज हम टॉपिक ही बदल दिए थोड़ा सा। रैंकिंग पढ़ा रहे थे, सोचे आज टाइप 2 ना पढ़ा के टाइप 1 ही पढ़ा देते हैं। आज पढ़ा दिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर कल पूछेंगे अब ए बी सी डी पांच दोस्त हैं, ठीक है। उम्र मतलब बड़ा और आयु, सॉरी सॉरी ये देख के बात हो गया जी। पांच कौन है जी? 1 2 3 4 5 लिखा गया है। बी ई से बड़ा है पर वह सी जितना लंबा नहीं है। बी ई से बड़ा है, बी ई से बड़ा है पर सी जितना लंबा नहीं है। बी जो है वह सी जितना लंबा नहीं है। बी ई से बड़ा है पर वह सी जितना लंबा नहीं है, यानी कि बी जो है सी से छोटा है लंबाई में। सी ए से उम्र में कम, सी जो है ए से उम्र में कम, ए से उम्र में कम। सी ए से उम्र में कम और डी और ई से लंबा है, और सी जो है वह डी और ई से लंबा है। सी डी और ई से लंबा है। ए डी से लंबा, ए जो है वह डी से लंबा है पर ई से उम्र में कम है, और ए जो है ई से उम्र में कम है। ठीक है। डी ए से बड़ा है, डी ए से बड़ा है, डी ए से बड़ा है, डी ए से बड़ा है पर समूह में सबसे नाटा है, और डी जो है समूह में सबसे नाटा है। ठीक है। ए डी से लंबा,
हो, सी डी से लंबा, ई से लंबा, सी बी से भी लंबा। देखिए सी का बात अगर कर रहे हैं 1 2 और 3, 3 गो से सी लंबा है। ए से भी हो सकता है, ए से नहीं भी हो सकता है। कुछ कंफर्मेशन तो जा नहीं रहा है जी। बी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऐसे बनेगा थोड़े। बी ई ए सी ए डी, ये हुआ हमारा एडजस्टमेंट। ठीक है, ए से छोटा डी है, सी से छोटा डी और ई दोनों है, सी से छोटा बी भी है, और डी सबसे छोटा है, ये भी बात है। बस ऐसे ही रहने दीजिए, इससे ज्यादा। ए के छोटा डी, सी के छोटा डी और ई, सी के छोटा बी, और डी सबसे छोटा है, ये भी सही है। चलिए इतने पे सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये सब बाबू अथवा में है, सब अथवे में है। तो लिख रहा है इसमें बी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बी सबसे लंबा नहीं है। सबसे लंबा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कन्फर्म हम नहीं बता सकते इस बात को। दूसरा, बी ए से नाटा है, बी ए से नाटा है, ये तो बाबू कन्फर्म है कि 2 नंबर गलत हुआ। बी ए से नाटा है तो ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लंबाई ना हो गया जी। बी सबसे लंबा नहीं है, तो बी सबसे लंबा नहीं है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हाँ, डी के मामले में, डी के मामले में ओहो, हम बार बार इधरे देख ले रहे नहीं जी। बी सबसे लंबा नहीं, हाँ तब तो सही है, सही है। बी ए से नाटा है, इसका कोई गारंटी नहीं है, सही भी गलत भी। जब उन्हें उनकी ऊंचाई के हिसाब से आरोही क्रम में खड़ा किया जाता तो वह बीच में आता है, इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि बी बीचे में आएगा, सही भी गलत भी। तो आंसर क्या हुआ? केवल एक सही है। मिटा दें? क्या हुआ? हाँ तो ऐसे ही बनेगा, नहीं तो क्या करिएगा, जैसा जानकारी वैसे ना आंसर। क्या हुआ? हाँ तो ठीक तो है। लंबाई इधर है बाबू, हम भी आईयूए देख रहे थे, आप भी वही देख लिए। सबसे लंबा तो सी ना है। निम्न छात्रों का कौन सा समूह डी से बड़ा हो सकता है? डी से बड़ा हो सकता है, तो डी से बड़ा ई और बी हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। तो डी से बड़ा ई और बी, ऑप्शन बाबू 4 नंबर। इनमें से कौन सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा यानी कि आयु में ना, तो सबसे बड़ा अभी तक तो बी ए लग रहा है, और डी भी दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन बी का ज्यादा चांसेस हम लेंगे, इसीलिए बी आंसर करेंगे, ऑप्शन 2 नंबर। अगर उनके बीच में चुनाव किया जाए तो ऐसे कौन से होंगे जो उनमें से अपेक्षाकृत सबसे बड़ा भी होगा और सबसे लंबा भी होगा? सबसे बड़ा भी और सबसे लंबा भी अपेक्षा किया जाए तो डी, डी का दोनों तरफ गुण मिल जाता है। क्या? ये तो ये हो ना जा सकता है। ठीक है, बस समझ में आया? अपेक्षा करना, कंपैरिजन न करना है। आगे बढ़े। क्या? अगर उनके बीच चुनाव किया जाए तो ऐसा कौन सा होगा जो अपेक्षता सबसे बड़ा भी और सबसे लंबा भी हो? मतलब दोनों गुण मिले, तो दोनों गुण तो बाबू डीए में ना मिलेगा। क्या? ओ अच्छा, डी तो सबसे नीचे है जी, डी तो सबसे नीचे है, डी तो नहीं होगा। अब बचा कौन तब?
तब तो बी ए बच रहा है, क्योंकि बी जो है सी से नीचे, तो बी यहां पर दे सकते हैं, ए से नीचे के ऊपर नहीं पता है, तो बी कम से कम 2 नंबर पर तो हो सकता है, यहां पर भी बी ए होगा, तब ऑप्शन 1 नंबर। अगला, अगर एफ जो एक अन्य मित्र है सी से लंबा है, एफ हो गया सी से लंबा, तो इनमें से अधिकतम कितने एफ और ई के बीच आएंगे जबकि उन्हें उनकी लंबाई के हिसाब से लगाया जाए? अधिकतम एफ और ई के बीच में कौन कौन आएगा? तो सी अधिकतम बोल रहा है, तो डी, और उसके बाद नहीं, डी नहीं, डी तो सबसे नीचे रहेगा, सी, बी भी मान लीजिए, और ए भी, और एफ भी। अब इससे ज्यादा नीचे तो कोई नहीं जा सकता, तो ये अधिकतम कितना हो सकता है? 3 को, ऑप्शन 4 नंबर, 3 से अधिक नहीं हो सकता है। इसके बाद मिटा दें उसको, क्या लिखा देखिए, 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 52 को अंग्रेजी बोलता है, तथा 26 फ्रेंच बोल सकते हैं, 26 को फ्रेंच बोल देता है, तो 52 और 26, 6 2 8, 5 2 7, 78, और 70 तो यानी कि 8, 70 माइनस 52 प्लस 26 बराबर बीच में कितना था? 8। ठीक है, कॉमन कितना हो गया? 8 हो गया। इसके बाद क्या लिखा देखिए, तो 52 में से 8 गया तो 26 में से 8 गया तो कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं? 18, ऑप्शन 3 नंबर। कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो 44, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं? तो 8, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, कल टेस्ट होगा, हाँ होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।